वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटर एकेडमी ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का क्या यूज़ होता है। जैसे कि रियल लाइफ में हम लोग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, एनी, फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस, बातचीत करने के लिए। उसी तरह कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने का पर्पस ये हो सकता है कि हम मशीन को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं और मशीन से कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराना चाहते हैं। ठीक है, जैसे हम ये जानते हैं कि हमें कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी काम या कोई भी टास्क को परफॉर्म कराना है तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, और सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, और उन प्रोग्राम के अंदर क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स कि यदि हमें कंप्यूटर से कोई भी टास्क को परफॉर्म करना है तो हम डायरेक्टली कंप्यूटर से उस टास्क को परफॉर्म नहीं करा सकते। हमें एक मीडियम की ज़रूरत होगी, दैट इज़ ए एप्लीकेशन। और वो एप्लीकेशन क्या होगा, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होंगे जिसके अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे, और वो इंस्ट्रक्शंस को मशीन एग्जीक्यूट करेगी और उसके बेस पर हम कंप्यूटर से कोई स्पेसिफाइड जॉब को परफॉर्म करा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, फॉर्मल कंप्यूटर लैंग्वेज है डिजाइन टू कम्युनिकेट विथ मशीन, पर्टिकुलरली कंप्यूटर। मतलब हम यहाँ पे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं। प्लस इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। प्रोग्राम के अंदर वो हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो इंस्ट्रक्शन मशीन से परफॉर्म कराना चाह रहे हैं, जो जिसकी हेल्प से हम मशीन के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके टास्क को हम दे सकते हैं, अपने एल्गोरिथम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो एक टास्क दिया हुआ है एक इंग्लिश लैंग्वेज में, मान लेते हैं हमने कुछ टास्क लिख रखा है कि हमें ये मशीन से कराना है। फॉर एग्जांपल, हमें यूजर से 2 नंबर इनपुट कराने हैं, उन इनपुट करके उन 2 नंबर का एडिशन करना है और एडिशन करके उन नंबर का सम प्रिंट करना है। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, उन प्रोग्राम के अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे कि कैसे मशीन से वो इंस्ट्रक्शन देगा कि वो नंबर इनपुट हो, कैसे उसे स्टोर करें, फिर कैसे उसको मैनिपुलेट करें, कैलकुलेट करके कैसे आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द मीडियम बाय विच वी कैन कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर सिस्टम and we can give the instruction to the machine and machine perform the operation based on given instruction. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे हम सभी लोग जानते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस, दीज आर कैटेगरीज। ठीक है, जो कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैटेगरीज में कन्वर्ट किया है। जैसे कि हम रियल लाइफ में यदि बात करें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो हम लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। हिंदी यूज़ करते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं, है ना, या पोएट्री के लिए उर्दू एंड सो ऑन। तो हर एक लैंग्वेज के कुछ मेरिट डिमेरिट्स होते हैं, एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। जैसे कि हमें मान लेते हैं कुछ शेर व शायरी करना, तो उसके लिए हम लोग उर्दू लैंग्वेज जैसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, यदि कोई हमें रिटर्न कम्युनिकेशन करना है या जैसे इंस्ट्रक्शंस देना है तो हम लोग इंग्लिश का यूज़ करते हैं, हिंदी का यूज़ करते हैं। तो अलग अलग तरीके के काम के लिए, लिटरेचर के लिए, है ना, पोएट्री के लिए, तो सारी अलग अलग हम लोग लैंग्वेजेस चूज़ करते हैं कि हमें कैसा करना है। तो उसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर का नेचर क्या है, किस नेचर का है, उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन से हमें लैंग्वेज यूज़ करना है। पर ब्रॉडली 2 तरीके की कैटेगरीज है, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस का मतलब होता है, इन दोनों के बीच में जो फ़र्क है वो है मेनली एब्स्ट्रैक्शन का, कि कौन सी लैंग्वेजेस डायरेक्ट मशीन के क्लोजर है, जो मशीन डायरेक्ट समझ सकती है या ईजिली समझ सकती है, और कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो मशीन डायरेक्टली नहीं समझ सकती, या फिर इसको ह्यूमन के सेंस में कह सकते हैं, कौन सी ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल ज़्यादा है या फिर मशीन अंडरस्टैंडेबल। तो दोनों के बीच में जो फर्क है वो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। तो लो लेवल जो है वो कम लो एब्स्ट्रैक्ट है, दैट मीन्स कि वो मशीन डायरेक्ट के नियर बाई है, मशीन ईजिली उसको समझ सकती है, ट्रांसलेट कर सकती है। उसके लिए मशीन को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ऐसा कोड जो मशीन ईजिली इंटरप्रेट कर सके, समझ सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब मशीन
जो कोड समझती है, जैसे 0-1 के फॉर्म में चीज़ें को समझती है, उस फॉर्म में यूज़र को कोड समझने के लिए ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा उसको समझने के लिए, उस प्रोग्राम को उसमें लिखने के लिए। सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ में डेवलप करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, प्लस ज़्यादा क्रिटिकल होगा, समझने में नहीं, टफ होगा ट्रबल शूट करना, तो जो ओवरऑल जो प्रोडक्ट बन करके तैयार होगा वो क्या होगा, ज़्यादा कॉस्टली होगा, क्योंकि कम लोग इन्वॉल्व हो पाएंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में, क्योंकि वो कोड को लिखना आसान नहीं होगा, कुछ ही लोग लिख पाएंगे और ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा। सिंपल सी बात है, उससे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो बहुत हाई हो जाएगी। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए कॉन्सेप्ट आया हाई लेवल लैंग्वेज का। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है हायर एब्स्ट्रैक्शन होता है मशीन का, मतलब मशीन डायरेक्टली उन्हें नहीं समझ सकती है, लेकिन बेनिफिट क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज, दैट मीन्स कि हम लोग जो जनरल रियल लाइफ में टर्म्स यूज़ करते हैं इंग्लिश, उन टर्म्स को यूज़ करके हम लोग कोड को लिख सकते हैं, प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो बेनिफिट किसके लेवल पर है, यूज़र लेवल पर है। मशीन को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, अब मशीन को पहले उस कोड को समझने के लिए ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। दैट पहले मतलब एक ट्रांसलेटर होगा जो हमारे कोड को, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड है उसको मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करेगा, एंड देन मशीन उस कोड को एग्जीक्यूट कर पाएगी। लो लेवल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा कोड जो मशीन डायरेक्टली समझ सकती है, जिसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ना पड़े, जो मशीन अंडरस्टैंडेबल हो। लो हाई लेवल मतलब जो यूज़र अंडरस्टैंडेबल हो, जिसमें एब्स्ट्रैक्शन लेवल ज़्यादा है, दैट मीन्स उसे पहले कन्वर्ट करने की ज़रूरत हो। तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे रियल लाइफ को हम समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कोई एक फॉरेन कंट्री से कोई पर्सन आया और उसको कुछ लोगों को, गांव के लोगों को मान लेते हैं कोई चीज़ समझाना है, तो मान लेते हैं एक चाइनीज़ लैंग्वेज जानते हैं और एक हिंदी जानते हैं, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होना पॉसिबल नहीं है, वो उन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो दैट मीन्स कि हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक ऐसे पर्सन को हायर करेंगे जो दोनों लैंग्वेजेस की नॉलेज रखता हो, जो क्या करेगा, उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके उनको समझा सकता है और उनको ट्रांसलेट करके वो समझा सकता है। तो जिससे क्या होगा, केवल एक लोग को एफर्ट करना पड़ेगा, कई सारे लोग, सबको ना तो चाइनीज सीखनी पड़ेगी ना तो सबको हिंदी सीखनी, तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ईजिली एस्टेब्लिश हो सकता है। वही कॉन्सेप्ट को यूज किया गया प्रोग्रामिंग के टर्म्स में, दैट इज अ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का रोल क्या है, जॉब क्या है कि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड, या हम बोल सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करना। अब ये ट्रांसलेटर भी दो तरीके के कैटेगरीज हैं, ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा या जानते होंगे, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ आर ट्रांसलेटर विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज कोड, बट दोनों का पर्पज सेम है, हाई लेवल टू लो लेवल या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करना, बट दोनों की वर्किंग जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे सोर्स कोड को वन टाइम में मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को इंटरप्रेट करता जाता है। ये डिपेंड करता है जिसने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है वो क्या उसमें ट्रांसलेटर यूज करता है, वो जो डिजाइन करेगा। जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे कंपाइलर यूज होता है, C++ में भी कंपाइलर यूज होता है, जावा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होता है, पैथॉन में इंटरप्रेटर यूज होता है। इस तरह ये तो डिपेंड करता है जिसने उस लैंग्वेज को डिजाइन किया कि वो कंपाइलर यूज करेगा या इंटरप्रेटर यूज करेगा या कंपाइलर इंटरप्रेटर। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग कंपाइलर यूज करेंगे। जो भी हाई लेवल लैंग्वेजेज है वो सारी हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर का यूज होता है, बट सी लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में बिलोंग करता है, बट बहुत सारे राइटर्स ने उसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा। मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कोई कैटेगरी तो नहीं होती है, बट मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा गया, क्योंकि सी के अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज में होते हैं। जो मशीन एब्स्ट्रैक्शन की बात है जो वो कम होता है, दैट मीन्स कि मशीन इंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, मशीन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भी, इसलिए कहते हैं हम लोग फीचर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका ये लो लेवल लैंग्वेजेस की बात होगी, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस हमने जान लिया कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ कि आज की डेट में हाई लेवल लैंग्वेजेस बहुत सारी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बहुत पहले से बेसिक C++, कोबोल, फोरट्रॉन, जावा, पास्कल, पर्ल, PHP,
दीज आर हाई लेवल लैंग्वेज। दैट मीन इन सभी लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी जो कि क्या करेगा, हमारे कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट थिंग है फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। सी एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको हम छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। फंक्शन नोन एज अ प्रोसीजर, और हम उसके बेस पे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम्स को इजीली छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड, तो जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, प्रोसीजर पे होगा, फंक्शंस पे होगा। तो हम अपने प्रोग्राम में फंक्शंस मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग टास्क को परफॉर्म करके, और वापस में इनको इंटीग्रेट करके एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग हमने बात किया मिडिल लेवल लैंग्वेज। बट कोई भी लैंग्वेज की जो कैटेगरीज है वो बेसिक दो ही कैटेगरीज है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। लेकिन यदि कोई मिडिल लैंग्वेज होती तो हम वहाँ भी बोल सकते हैं सी के अंदर क्या है, मिडिल लेवल लैंग्वेज के फीचर्स है। मतलब कि डायरेक्ट क्यों है, क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है मेमोरी को थ्रू द पॉइंटर, जो कि लो लेवल लैंग्वेज में ही हो सकता है कि जो मशीन से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके, मेमोरी को एक्सेस करे। बिट मैनिपुलेशन यूजिंग बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। और प्लस हम जो लो लेवल लैंग्वेज कोड है, असेंबली लैंग्वेज, वो कोड भी हम लोग लिख सकते हैं सी की हेल्प से या सी लैंग्वेज में कर सकते हैं। दैट्स वाई इट ऑल्सो नोन एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। बट यदि कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सी हाई लेवल लैंग्वेज है लो लेवल, तो हम ऑफकोर्स इसे हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखेंगे। प्लस सी बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स के लिए यूज़ की जाती है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर डिज़ाइनिंग है, इन सारे के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्लस सी लैंग्वेज में बहुत सारे बिल्ड पहले से बने बनाए स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, फंक्शंस जो प्रोवाइड करते हैं, जिनको हम डायरेक्टली प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं विदाउट राइटिंग कोड। जैसे कि एग्जांपल है studio.h, math.h, string। दीज आर हेडर फाइल्स विच कंटेन नंबर ऑफ फंक्शंस। तो जो भी फंक्शंस हैं, जो बने बनाए प्रोसीजर हैं, वो अलग अलग कैटेगरीज वाले अलग अलग हेडर फाइल्स में अवेलेबल है। जैसे स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट से रिलेटेड फंक्शंस कंटेन करती है, math.h जो कि मैथमेटिकल सारे फंक्शन से कंटेन करती है, string.h के अंदर स्ट्रिंग के फंक्शन है जैसे स्कैन ऑफ, ये सारे फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए अवेलेबल हैं हेडर फाइल्स में। तो सी काफ़ी रिच लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं इन द फॉर्म ऑफ हेडर फाइल्स, जिसको हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करके यूज़ कर सकते हैं, उससे प्रोग्राम बना सकते हैं। सी में जो कंपाइलेशन प्रोसेस है प्रोग्राम को, वो आप मल्टीपल फेजेस में, जैसे कि हम सबसे पहले जो प्रोग्राम लिखते हैं तो एक हाई लेवल लैंग्वेज जो कोड होता है, जो कि सोर्स कोड कहलाएगा, वो हम लोग क्रिएट करते हैं। फिर उसको विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर हम कंपाइल करते हैं, तो इसकी एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है। और फिर जब हम रन कराते हैं तो वो ऑब्जेक्ट फाइल लिंकर की हेल्प से लिंक होती है, जो कि हेडर फाइल्स के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शंस को रिप्लेस करता है या लिंक करता है, जिससे कि उनकी डिफिनीशन को एक्सेस कर सके। जैसे जब हमने कोई प्रोग्राम बनाया तो उस प्रोग्राम में बहुत सारे रेडीमेड फंक्शन यूज़ करेंगे, वो रेडीमेड फंक्शंस किसी हेडर फाइल से बिलोंग करेंगे, तो हम उस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में लिंक करेंगे। तो लिंकर का काम है कि रन टाइम में उस हेडर फाइल्स के थ्रू उन फंक्शंस के डिफिनीशंस को अवेलेबल कराना, एंड देन फिर उसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होगी, एक्सी फाइल, जो कि हमारे सिस्टम पे रन करती है और वो हमें एक आउटपुट स्क्रीन में दिखता है। दैट मीन्स कि हम जो डेवलप करते हैं वो सोर्स कोड एक .c फाइल है, एक इंटरमीडिएट फाइल क्रिएट होगी ऑब्जेक्ट फाइल, फिर ऑब्जेक्ट फाइल को लिंकर की हेल्प से वो एक्सेस करेगा और वो exe फाइल क्रिएट करेगा और हम exe फाइल के थ्रू आउटपुट देख पाएंगे। जब भी हमें दोबारा कोई भी प्रोग्राम में चेंज करेंगे तो फिर से वो रिप्लेस करेगा, उस ऑब्जेक्ट फाइल को चेंज करेगा एंड देन फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट करेगा एंड देन फिर हमें आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज यदि हम उसी exe फाइल को देखेंगे विदाउट रिकम्पाइलिंग, तो कोड यदि हमने चेंज कर लिया और कंपाइल नहीं किया तो हमें तो प्रीवियस आउटपुट ही मिलेगा। तो दैट मीन्स कि उसे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा, जिससे फिर से उसकी वो फाइल क्रिएट एंड देन एग्जीक्यूट। अब हम लोग सीखेंगे कैसे प्रोग्राम्स को डेवलप करना है। तो सबसे पहले हम लोग सेगमेंट जान लेते हैं कि प्रोग्रामिंग का लेआउट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, ऐसी फाइल्स जिसके अंदर पहले से बने बनाए रेडीमेड
फंक्शंस होते हैं, जिन फंक्शंस को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। इसको हम ऐसे भी बिल्कुल समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि हम घर पे कोई एक डिश बनाने जा रहे हैं, वो छोटा सा मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मैगी बनाना है। तो मैगी बनाने के लिए अब हमें ऐसा तो है नहीं कि नूडल्स भी बनाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ को बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। दैट मीन्स कि वो चीज़ बनी बनाई एक रेडीमेड है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे और यूज़ करके हम एक कोई चीज़ नहीं बनाएंगे या मैगी प्रिपेयर करेंगे। तो इसी तरह जब हम प्रोग्राम को बनाने की बात करते हैं तो प्रोग्राम को हम बनाते समय ऐसा नहीं कि सारे कोर एलिमेंट्स हम खुद से लिखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करेगा। हम कुछ रेडीमेड फंक्शंस को यूज़ करते हैं और उनको इंटीग्रेट करके एक इंस्ट्रक्शन नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो वो जो रेडीमेड फंक्शन जो पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो अलग अलग लाइब्रेरी फाइल, अलग अलग हेडर फाइल्स से बिलोंग करते हैं। तो हमें उस पर्टिकुलर हेडर्स फाइल को अपने प्रोग्राम में इनके लिखना पड़ेगा या लिंक करना पड़ेगा जिस लाइब्रेरी फाइल का फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। जैसे एक कॉमन सा जो फंक्शंस हैं printf, scanf, जो हमें इनपुट आउटपुट के लिए ज़रूरत होगी, तो उसके लिए जो हेडर फाइल है वो stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वो फाइल है। तो हमें उस फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। यदि हम अपने प्रोग्राम में मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें math.h हेडर फाइल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइप से हम फंक्शंस को इंक्लूड करते जाएंगे। नेक्स्ट थिंग है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। यदि हम कोई ऐसे वेरिएबल बनाना चाहते हैं जो उस प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस कर सकें, वेरिएबल्स हैं या फंक्शंस हैं, तो वो हम वहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे और मेन फंक्शन के अंदर कोड लिखेंगे। मेन फंक्शन क्या होता है, आपके प्रोग्राम्स का ऐसा पार्ट होता है जो कि स्टार्टिंग इनिशिएशन पार्ट होता है, जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जगह पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी एक मेन फंक्शंस को समझने की बात करें तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लेते हैं हम जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल, हमें हॉस्पिटल में कुछ सर्विसेज चाहिए, किसी से मिलना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसका रिसेप्शन है वो ढूंढना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसेप्शन ही उसका एंट्री पॉइंट है जहाँ से वो सर्विसेज उसकी स्टार्ट होती हैं। हम वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ पर हम गेट पास बनवाएंगे या हमें कोई जाना है चेकअप कराना है तो हम उसके लिए वहाँ से टिकट काउंटर का बिल लेंगे या जो भी करना। दैट मीन्स कि जो भी सर्विसेज हैं वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, रिसेप्शन। उसी तरह फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, उस कॉलेज में गए, हमें वहाँ एडमिशन लेना है या कोई जानकारी चाहिए, तो उसके लिए भी हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, रिसेप्शन पे जाएंगे। या कोई भी एक ऑफिस है, कोई भी एक कंपनी है, यदि हमें वहाँ पर कोई भी सर्विस चाहिए तो उसको इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, रिसेप्शन। तो रिसेप्शन इज अ मेन फंक्शन फॉर दैट ऑफिस। उस ऑफिस के लिए वो उसका मेन फंक्शन है जहाँ से उसकी सर्विस स्टार्ट होती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो सारी फंक्शनलिटी उसकी मेन फंक्शन के अंदर ही लिखी हो। दैट मीन्स कि जैसे छोटा सा क्लिनिक है एक डॉक्टर का, सिंगल डॉक्टर का, तो हो सकता है जो उसका रिसेप्शन रूम है वहीं पर उसका पूरा ट्रीटमेंट होता हो, वहीं पे वो देख चेकअप करता हो, वहीं पे दवा देता हो, वहीं पे उसका मेडिकल स्टोर हो। ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर कई सारे फंक्शन, जैसे एक बड़ा हॉस्पिटल है तो उसके अंदर मॉड्यूल्स हैं अलग अलग, एक्सरे डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, मान लेते हैं मेडिकल उसका डिपार्टमेंट अलग है, ऑपरेशन थिएटर अलग है। तो दैट मीन्स कि उसके पास अलग अलग उसने अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है। दैट इज आपका प्रोसीजर, अलग अलग प्रोसीजर अलग अलग है। अब कौन सा प्रोसीजर कब कॉल करना है वो मेन फंक्शन से डिसाइड होगा। कौन सा पेशेंट को क्या चाहिए, किस कौन सी सर्विस चाहिए, वो वहाँ से डिसाइड हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर मेन फंक्शन वर्क करेगा। मेन फंक्शन के पहले हम लोग रिटर्न टाइप लिखते हैं, कहीं कहीं पे रिटर्न टाइप में हम लोग वॉइड लिखते हैं। वॉइड का मतलब कुछ नहीं रिटर्न करना है, या इंटीजर भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग और डीप में पढ़ेंगे जब हम लोग फंक्शंस को समझेंगे कि इस रिटर्न टाइप का क्या मतलब होता है। फिर मेन फंक्शन के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे डिक्लेरेशन पार्ट, जो वेरिएबल्स बनाने हैं या वो स्टेटमेंट जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो लिखेंगे। एंड इसके बाद आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन। यदि आप अपने प्रोग्राम में कुछ अलग से मॉड्यूल्स बना रहे हैं, अलग से प्रोसीजर क्रिएट करें, फंक्शंस बना रहे हैं, तो आप फंक्शंस को ऊपर डिक्लेयर करेंगे और नीचे आप डिफाइन करेंगे कि वो फंक्शंस क्या जॉब परफॉर्म होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं प्रोग्राम का सी में, तो हम लोग और इजीली समझ पाएंगे कि ये सारी क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ को और क्लियर कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे मार्केट में कंपाइलर सॉफ्टवेयर अवेलेबल्स हैं, जैसे कि आप टर्बो सी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या देव C++ यूज़ कर सकते हैं, कोड ब्लॉक, डिफरेंट
टाइप ऑफ कंपाइलर्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे देव C++ यूज़ कर रहा हूँ, ये कंपाइलर में हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोडिंग वही होगा, प्रोग्रामिंग का जो लॉजिक है वो हमेशा वही रहेगा, कंपाइलर चेंज हो सकते हैं, अलग अलग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना है, तो उसके लिए लिखेंगे हैज इंक्लूड और उस हेडर फाइल का नेम जिस हेडर फाइल को आप लिंक करना चाहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे stdio.h, फिर उसके बाद यहाँ पर रिटर्न टाइप, यहाँ पे जो भी फंक्शंस का मेन फंक्शंस एक तरीके से अभी हम ये समझ सकते हैं कि कंपलसरी पार्ट है जो आपके प्रोग्राम का। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम यदि हमने कोई चीज़ बना लिया, एक कंपनी हमने बना ली, प्रोडक्शन हमने कर रहे हैं, और जब उसका शोरूम नहीं होगा, उसका एंट्री पॉइंट नहीं होगा, सर्विसेज, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी तरह जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें उसके अंदर मेन फंक्शन बनाना होगा जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, स्टार्ट करेगा। अब ये वो पार्ट है जिसके अंदर हमें अपने कोड को लिखना है, जो भी कोड आपको यहाँ पे करना है, प्रोग्रामिंग करनी है, यूज़र से आपको कोई चीज़ इनपुट करानी है, कैलकुलेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला प्रोग्राम कि हम लोग यूज़र को एक मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, यहाँ पे हमने ये दे दिया, एंड इसके बाद हम लोग लिखेंगे रिटर्न जीरो। क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन के आगे लिख रखा है INT मतलब एक इंटीजर, कोई भी हमें नंबर यहाँ पर रिटर्न करना होगा। जीरो रिटर्न का मतलब होता है एक सक्सेसफुल रिटर्न, मतलब कि यदि प्रोग्राम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाए कंप्लीट, तो ये क्या करेगा, जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज कुछ अलग या डिफरेंट अदर देन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, फंक्शंस जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे फंक्शंस कई तरीके से बना सकते हैं, विदाउट रिटर्न, विथ पैरामीटर्स। ठीक है, तो उसके 4 कॉम्बिनेशंस हैं, वो कॉम्बिनेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी बस हमें यहाँ पे ये समझना है कि ये फंक्शंस को रिटर्न टाइप दिया है इंटीजर, दैट मीन्स कि हमें एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करना। ये एक हमारा प्रोग्राम बन गया जो कि जिसका बेसिक टास्क है कि एक मैसेज को प्रिंट करना, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। जब भी हम कोई मैसेज लिखेंगे तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, और प्रिंटफ एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम कंसोल, मतलब कि जो मॉनिटर की स्क्रीन पे कोई भी मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंटफ जो फंक्शन है वो stdio.h हेडर फाइल से बिलोंग करता है, इस लाइब्रेरी के अंदर ये फंक्शन। इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, मान लेते हैं हमने इसको कहीं पे सेव कर लिया है, फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, हमने सी करके यहाँ पे हम इसका नेम लेंगे, मान लेते हैं program1.c, तो आप इसे सी एक्सटेंशन से सेव कर देंगे। अब प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंपाइल ऑप्शन है जिसकी शॉर्टकट की F9 है, रन कराने के लिए F10 है, या फिर आप कंपाइल एंड रन दोनों ये ऑप्शन चूज करेंगे तो दोनों एक साथ प्रोसेस होगा, पहले प्रोग्राम को कंपाइल करेगा एंड देन रन करेगा। जैसे देख पा रहे हैं आप, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर हमने केवल एक सिंगल इंस्ट्रक्शन दिया कि हम प्रोग्राम क्या करें, एक मैसेज को प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एक मैसेज जो हमने दिया था ये मिल गया। अब आपको समझना है कि ये प्रोग्राम में जो सारी चीज़ें हैं, जैसे देखिए हमने प्रोग्राम जो क्रिएट किया वो एक्सटेंशन क्या था, pro1.c, तो ये हमारा प्रोग्राम है, और इसके एक बैकएंड जो ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हुई होगी, और ये जो आउटपुट आ रहा है pro1.exe फाइल। इस चीज़ को हम लोग देखने के लिए ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पे फाइल क्रिएट की, तो इस प्रोग्राम में कई सारी चीज़ें यूज़ किया हम लोगों ने। लोग इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें जो हैश का साइन यूज़ किया गया है इसको बोलते हैं हम लोग प्री प्रोसेसर। हम लोगों ने लिखा हैज इंक्लूड stdio.h, तो इसमें जो हैश का साइन है उसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर का काम होता है पहले से प्रोसेस करके रिसोर्स को अवेलेबल कराना। रिसोर्स क्या है हमारा, जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ किया है, तो stdio.h एक हेडर फाइल है जो कि हमारे कंपाइलर सिस्टम पे इंस्टॉल है। जब भी हम इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर तो ये हेडर फाइल स्टोर हो जाती है जिसके अंदर वो फंक्शंस डिफाइंड होते हैं। ठीक है, और लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर उस
ये डिक्लेयर होते हैं उसके अंदर, लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर डिफाइंड होते हैं। तो जैसे प्री प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोग्राम स्टार्ट करेगा एग्जीक्यूशन, तो सबसे पहले क्या करेगा, उस हेडर फाइल्स के अंदर के कंटेंट को अवेलेबल कराएगा, जिससे कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाएं। स्टूडियो जो है वो क्या है, एक हेडर फाइल है, ठीक है, जो कि क्या करती है, कंटेन करती है प्रोटोटाइप्स, मतलब उन फंक्शंस के डिक्लेरेशन, जैसे कि प्रिंटफ फंक्शन है, स्कैनफ फंक्शन, इनके बारे में क्या चीज़ें हैं वो वहाँ पे कंटेन करते हैं। जैसे हमने फंक्शन बनाया मेन फंक्शन, तो मेन फंक्शंस का जो कोई सी भी फंक्शंस का जो तरीका होता है लिखने का, ये होता है कि उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नेम लिखते हैं, फिर उसके अंदर पैरामीटर लिस्ट होते हैं, ये सिंटैक्स होता है, फिर उसके अंदर कोड। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप पे हमने मेन में क्या यूज़ किया, INT, फंक्शन का नेम क्या रखा हमने मेन, पैरामीटर लिस्ट इसकी ब्लैंक थी, दैट मीन्स कि नो आर्ग्यूमेंट, और उसके अंदर हमने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे। तो ये तरीका था हमारा। और प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या था, प्रिंटफ एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि studio.h हेडर फाइल के अंदर है, जिसका काम है कि कंसोल में जो भी हमने चीज़ें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा था उसको प्रिंट कर देना। इसी तरह एक फंक्शन है स्कैनफ, उस फंक्शन का काम है यूज़र से वैल्यूज़ को इनपुट कराना, ठीक है। जैसे प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या है, कोई चीज़ को प्रिंट करना, तो प्रिंटफ क्या करेगा, प्रिंटफ लिखेंगे, उसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे एंड सो ऑन। प्लस प्रिंटफ का जो यूज़ है वो एक तो मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज़ है कि कोई भी हमें मैसेज प्रिंट कराना है। दूसरा चीज़ हो सकता है कि कोई भी वेरिएबल में हमने कुछ वैल्यूज स्टोर कर रखी है, उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना, तो भी हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मेट यूज़ करना पड़ेगा सिंटैक्स, तो क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंटफ, फिर यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम क्या होता है, वो ये बताता है कि किस फॉर्मेट की वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। जैसे कि वो नंबर है या टेक्स्ट है, नंबर है तो इंटीजर है या फ्लोट है या डबल है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर असाइन किए गए हैं। जैसे कि इंटीजर के लिए %d या %i यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट के लिए %f यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर के लिए %c यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया गया है अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए, जिनका हम जो यूज़ करके वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। सेम उसी तरह यदि हमें यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट करानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी studio.h हेडर फाइल के अंदर ये भी फंक्शन आता है। इसमें आपको सेम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना पड़ेगा, बट जो डिफरेंस है वो ये है यहाँ पे कि आपको %i यूज़ करना पड़ेगा। पहले लिखेंगे स्कैनअप, फिर यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर यहाँ पे %, फिर उस वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू को आपको स्टोर करना है, ठीक है। ये हम लोग अभी करके देखेंगे कैसे वैल्यू इनपुट करते हैं। पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि कैसे किसी वेरिएबल में वैल्यू हम स्टोर करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए अभी हम लोग सीखेंगे कैसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अभी मैं एक सिंपल मान लेते हैं वेरिएबल क्रिएट कर दे रहा हूँ इंटीजर। तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए डेटा टाइप का जो नाम लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, INT, फिर वेरिएबल का नेम, तो यहाँ पे हमने एक आइडेंटिफायर यूज़ किया एज। इस वेरिएबल में मान लेते हैं हमें कुछ वैल्यू स्टोर करनी, हमने स्टोर किया 20। अब मान लेते हैं हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएं कि इस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर है। तो मान लेते हैं हमने लिखा एज प्लस हम चाहते हैं यहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट करें, तो उसके लिए हमने यहाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया, दैट इज %d डिनोट करते हैं इंटीजर के लिए। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अब यहाँ पर एज ये तो एक फिक्स्ड मैसेज हो गया जो कि हमने यहाँ पे लिखा था, ये 20 कहाँ से आया, जो कि इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है। तो इसी तरह हम किसी भी डेटा टाइप के वेरिएबल्स को बना सकते हैं, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और प्रिंटफ की हेल्प से उस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग आते हैं कि हम किसी वेरिएबल में कैसे वैल्यू इनपुट कराएंगे और कैसे फिर उसे प्रिंट करेंगे। तो हमने बताया कि कोई भी चीज़ इनपुट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्कैनअप फंक्शन का यूज़ करेंगे, और कोई भी चीज़ प्रिंट करानी होगी तो उसके लिए प्रिंटफ। मान लेते हैं हमें यूज़र को कोई एक मैसेज प्रिंट कराना है कि इंटर योर एज, तो ये एक मैसेज स्क्रीन में प्रिंट होगा। अब हमें उस एक वैल्यू इनपुट करानी, तो उसके लिए हम लिखेंगे स्कैनअप। किस टाइप की वैल्यू इनपुट करानी है, इंटीजर टाइप। तो इंटीजर टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज़ करेंगे, %d।
अब इस वैल्यू को कहाँ स्टोर करना है, एज वेरिएबल में। तो M% को हम लोग बोलेंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, तो यहाँ पर एज, तो ये क्या होगा, यूजर से एक वैल्यू इनपुट कराएगा और एज वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब हम चाहते हैं उस जो भी वैल्यू स्टोर की गई है उसको प्रिंट कर दे, तो printf एज इज %d, यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, किसकी, जो कि एज वेरिएबल में है। अब इसको हम कंपाइल रन कराते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है इंटर योर एज, मान लेते हैं हमने यहाँ पे एज लिखा 28, जैसे हमने लिखा तो यहाँ पे लिख रहा है एज इज 28। तो इस तरह हम कोई भी चीज़ यूजर से वैल्यू इनपुट करा सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। ये तो बेसिक था कि हम लोग कैसे प्रोग्राम लिखेंगे और कैसे प्रोग्राम को रन कराएंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे के क्लास सीखेंगे।